ये स्पिरिचुअलिटी हुई कि नहीं? भाई जितनी स्पिरिचुअलिटी गिटार बजाना है उतनी ही स्पिरिचुअलिटी ये राइट टू रिकॉल का काम करना है। तो राहुल चिमन भाई मेहता ने इस बात को एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का भ्रष्टाचार बताया है। और अगर नहीं पता है तो तू उन लोगों को बुला ले फोन करके, उनके रहने खाने का इंतजाम कर दे, बहुत ही बेसिक सा, जैसा मैंने तुम दोनों के लिए कर दिया। राजनीति अपने आप में बहुत ही गलत शब्द है। राजनीति का मतलब कि राज करने की नीतियां, मतलब कोई आदमी किसी के ऊपर राज क्यों करे? जैसे कि मनमोहन सिंह, तो विश्व के शासक बेसिकली राज्यसभा से एंट्री करवाकर किसी भी आदमी को पीएम बना सकते हैं। कि दोनों एक ही बात है, दोनों जुड़ी हुई हैं, राजनीति और आध्यात्मिकता। ये कि कितने लोगों ने बेसिकली नरेंद्र मोदी की स्वीकृतियां रद्द की हैं और कितने लोगों ने हितेश शाक्य को अप्रूव किया है। आ गया शॉट। हाँ तो आप बोल सकते हैं कि ये चलता रहेगा। अच्छा। है ना, जो बात आपको पसंद नहीं हो उसको काट दिया जाएगा, जो बात मुझे पसंद नहीं हो उसको काट दिया जाएगा। और कोई बात किसी को पसंद नहीं है तो उसको भी काट दिया जाएगा। है ना? हाँ, तो सबसे पहली चीज है कि हमने ये स्टार्ट किया ये काम कि हम लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग करेंगे अपनी, है ना, मतलब सेल्फ ट्रेन करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कोई एक आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई छोटा वीडियो देख लिया, कोई बड़ा वीडियो देख लिया, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली। भारत के जो इतिहास में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं, पॉलिटिकल किस्से हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स मेनली, किस्से नहीं कहना चाहिए, किस्से तो बेसिकली लल्लन टॉप सुना रहा है, पॉलिटिकल किस्से, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने कल डिस्कस किया था कि भारत में ऐसे कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत में कई ऐसे बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं जो कभी भी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं जीते। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट हो गया। आप इसको सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है इस देश में। तो ये इस तरह की पॉलिटिकल चीजें हम खोद के लेके आएंगे जो अपने इंटरेस्ट की होंगी और उनको शेयर करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मैं आप दोनों को सिखाऊंगा, आप दोनों मुझे सिखाना, ये हम दोनों को सिखाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आज मैंने क्या सीखा वो भी मैं अलग से बताऊंगा, बट जो कल हमने डिस्कस किया था जो रेवोल्यूशनरी चीज वो ये पॉलिटिक्स के मामले में कि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। ये बेसिकली एक तो बहुत बुरी बात भी है कि इस प्रकार से लोग प्रधानमंत्री बने हैं और बड़े बड़े मंत्री बने हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि कोई भी बन सकता है। तो अगर आप गूगल करेंगे ना कि हाउ इंडियन पीएम इज इलेक्टेड, तो उसमें साफ साफ ऊपर लिखा आएगा कि एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो 25 के ऊपर का हो, ठीक ठाक हो, मतलब कि मानसिक रूप से बीमार ना हो, नॉर्मल इंसान हो, वो पीएम बन सकता है। लेकिन पीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। वो पीएम कैसे बनता है? बेसिकली जो 545 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें आधे अगर सांसद ये आदमी पीएम बनेगा, वो लोकसभा का आदमी हो या राज्यसभा का आदमी हो या नहीं हो कहीं का भी, ये बोल दिया कि ये पीएम बनेगा तो ये पीएम बनेगा। और पीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा में कोई तो चुनाव जीत कर आना पड़ेगा या फिर राज्यसभा में बैकडोर एंट्री कर सकता है 25 करोड़ रुपए देकर, है ना। जो भी रूलिंग पार्टी है या जो प्रेसिडेंट है, ये जो भी विश्व के शासक हैं, है ना, उनके साथ सेटिंग करके वो राज्यसभा में एंट्री कर सकता है और राज्यसभा में एंट्री करके वो भारत का पीएम बन सकता है, जैसे कि मनमोहन सिंह। तो विश्व के शासक बेसिकली राज्यसभा से एंट्री करवाकर किसी भी आदमी को पीएम बना सकते हैं, वित्त मंत्रालय दे सकते हैं, रक्षा मंत्रालय दे सकते हैं, होम मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है, ये कल मुझे बात समझ में आई थी, बड़ी रेवोल्यूशनरी है ये। उसमें राइट टू रिकॉल वाले क्या चाह रहे हैं? राइट टू रिकॉल वाले ये चाह रहे हैं, समझना इस बात को, कि एग्जिस्टिंग पीएम को हटाकर अगर कोई नया आदमी पीएम बनना चाहता है तो वो क्या करे? बेसिकली वो पटवारी कार्यालय में जाकर एक शपथ पत्र देगा कि मैं पीएम बनना चाहता हूं, जो भी उसके पैसे वैसे लगेंगे 1000, 2000, 5000 रुपए नामांकन भरने के, वो देगा। ठीक है, और वोट वापसी पासबुक, जो कि यहां पर नहीं है, नीचे है, वोट वापसी पासबुक प्रत्येक नागरिक के पास होगी और प्रत्येक नागरिक अपनी वोट वापसी पासबुक के माध्यम से
प्रत्येक नागरिक अपनी वोट वापसी पासबुक के माध्यम से उस आदमी को स्वीकृति दे देगा कि भैया इसको पीएम बनाओ और नरेंद्र मोदी को हटाओ। ये स्वीकृतियां पासबुक के माध्यम से भी दी जा सकती हैं, पटवारी कार्यालय में जाकर दी जा सकती हैं, या ऑनलाइन भी दी जा सकती हैं, या ऐप के माध्यम से दी जा सकती हैं। ये दोनों जगह दिखती रहेंगी। जैसे आपका बैंक बैलेंस दिखता है ना पासबुक के अंदर भी और ऑनलाइन भी दिखता है, वैसे ही स्वीकृतियां दिखेंगी कि कितने लोगों ने बेसिकली नरेंद्र मोदी की स्वीकृतियां रद्द की हैं और कितने लोगों ने हितेश शाक्य को अप्रूव किया है। बस इतना सा जो संशोधन है वो चाह रहे हैं राइट टू रिकॉल वाले। तो आज जो दो मुख्य बातें मुझे करनी थी उसमें से वही दो मुख्य बातें हैं जो कल आपने छेड़ी थी, है ना। तो वो आपने पूछ ली, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो जवाब बाकी सब 36,000 लोगों के पास भी जाना चाहिए, है ना। तो दो बातें हैं। दूसरी बात उसमें यह है कि दूसरी बात यह है कि लोग मुझ पर काफी इल्जाम लगाते हैं या फिर मतलब मुझसे नाराज हैं कि पहले मैं आध्यात्मिक बातें करता था, पहले मैं आध्यात्म में था, अब मैं राजनीति में जा रहा हूं, तो ये गलत हो रहा है। मतलब दे आर नॉट लाइकिंग इट, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो दूसरी बात ये होगी कि मैं ये साबित करूंगा अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचारधारा से कि दोनों एक ही बात है, दोनों जुड़ी हुई हैं, राजनीति और आध्यात्मिकता। ये दूसरी बात है। पहली बात जो है वो ये कि अगर हमें कुछ सकारात्मक बदलाव करने हैं तो राजनीतिक का माध्यम ही क्यों, जो आपने पूछा था। ये बहुत ही स्पष्ट और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा। फिर जो बाद वाला है ना वो थोड़ा ऐसा है, मतलब छल्लेदार बातें की जा सकती हैं उसके अंदर, क्योंकि उसमें राजनीति आ गई और आध्यात्मिकता आ गई। आध्यात्मिकता अगर आ गई तो हम छल्लेदार बातें कर सकते हैं, तो नॉन स्टॉप चलेगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना झेल सकते हैं, है ना। है ना, है ना, है ना। तो पहली बात है कि कुछ भी अगर हमें सुधार करना है तो राजनीति के माध्यम से ही क्यों। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मान लीजिए शिक्षा में सुधार करने हैं, तो शिक्षा में हितेश शाक्य कितना यूट्यूब वीडियो बना ले, कितनी आइडियोलॉजीज दे दे, कितनी किताब लिख दे। ओशो आया और लाइब्रेरीज भर के चला गया, मतलब लिख लिख के उसने जितना बोला उसको किताबों में तब्दील कर दिया गया, फिर उससे लाइब्रेरीज भर गई। ओशो आया, बुद्ध आया, जय कृष्णमूर्ति आया, बोला ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर विवेक बिंद्रा आ रहा है, बोल रहा है कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। संदीप माहेश्वरी आ रहा है, बोल रहा है कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। अरे तो भैया जब इन सब लोगों को पता है कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए तो इन लोगों को शिक्षा मंत्री बना दो ना। क्योंकि शिक्षा मंत्री जब तक कुछ बदलाव नहीं करेगा, जितने उसको राइट्स दे रखे हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके कुछ राइट्स हैं, उस राइट्स के अंदर बहुत कुछ कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मक्कारी है, उसकी बेईमानी है ना। फिर उसके ऊपर जो केंद्र का, उसके ऊपर जो राज्य का शिक्षा मंत्री है वो है, और उसके ऊपर जो केंद्र का शिक्षा मंत्री है वो है, और उसके ऊपर बेसिकली एचआरडी मिनिस्ट्री है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एचआरडी मिनिस्ट्री ने बेसिकली मंत्रियों को कुछ पावर्स दे रखी है और मंत्रियों ने कुछ पावर जिला शिक्षा अधिकारी को दे रखी है। तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास बेसिकली हर शहर के अंदर जो भी सरकारी स्कूल हैं वो सब उसके नियंत्रण में आते हैं। हर सरकारी स्कूल में बहुत सारी खाली सरकारी जमीन होती है। हर सरकारी स्कूल में आप देखिएगा बहुत सारी खाली जमीन होती है। तो सारे सरकारी स्कूल, वो सारी खाली जमीन और वो सारे बेईमान शिक्षक, वो सबके ऊपर नियंत्रण है शिक्षा अधिकारी का। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे राजीव दीक्षित के जो फॉलोवर्स हो ऐसे बोलते हैं कि गुरुकुल सिस्टम था, हमारे यहां गुरुकुल होने चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो भाई करो ना, किसने रोका है ना। लेकिन ये सिस्टम बदलाव कौन कर सकता है? सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी कर सकता है, उसको ये राइट है। आज मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं चला सकता, जिला शिक्षा अधिकारी उसे आकर तुरंत गैर कानूनी करार दे देगा। तो वो सारे बदलाव कर सकता है। तो पॉइंट क्या है, या तो भाई संदीप माहेश्वरी को बुलाओ और जिला शिक्षा अधिकारी बनाओ, या मुझे बनाओ, या सुपीरियर किसी सुपीरियर सोसाइटी किसी व्यक्ति को बनाओ, या संदीप माहेश्वरी किसी आदमी को बनाओ, ये विवेक बिंद्रा के किसी चेले को बनाओ जिनको पता हो कि शिक्षा के अंदर क्या सुधार होने चाहिए, है ना। तो ये राइट टू रिकॉल चाह रहा है। राइट टू रिकॉल क्या जा रहा है, जिस प्रकार से राइट टू रिकॉल क्या चाह रहा है, जिस प्रकार से पीएम को हमने हटाया और दूसरे आदमी को पीएम बनाया ना, वैसे ही इस जिला शिक्षा अधिकारी को हटाओ और इन लोगों को बनाओ। और अगर नहीं बनाना है तो इसके ऊपर कमान कसो,
इसकी लगाम कसो। लगाम कसने से क्या होगा? बेसिकली पवन शर्मा जूरी जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इस संबंध में कि जिला शिक्षा अधिकारी को बेवकूफ नहीं होता, उसको पता होता है कि क्या सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं शिक्षा में। जिला चिकित्सा अधिकारी जो है वो बेवकूफ आदमी नहीं है, उसको पता है कि जो चिकित्सा का स्तर है, जो हॉस्पिटलों का जो स्तर है, जो इसके अंदर आयुर्वेद को और लेकर आना है, प्रमोट करना है, स्वदेशी को प्रमोट करना है, नेचुरल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना है, ये सब बातें ऐसा नहीं उसको पता नहीं है, उसको सब पता है। एसपी को सब पता है कैसे अच्छा प्रशासन चलाना चाहिए, कैसे क्राइम खत्म होने चाहिए, पता सबको है। तो ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा ना कि भाई जय कृष्णमूर्ति की किताब उठा के पढ़ा जाए कि एजुकेशन में उसने क्या बोला है, ओशो ने क्या बोला है। अरे सबको पता है कैसे क्या करना है, और अगर नहीं पता है तो तू उन लोगों को बुला ले फोन करके, उनके रहने खाने का इंतजाम कर दे, बहुत ही बेसिक सा, जैसा मैंने तुम दोनों के लिए कर दिया है ना। एक बहुत ही बेसिक सा रहने खाने का इंतजाम कर दे, और क्रांतिकारी लोग तो ऐसे आ जाएंगे उठ के, वो देखेंगे नहीं भैया कि कितने टाइम में खाना मिल रहा है, किस प्रकार का हमको एकोमोडेशन मिल रहा है। उनको तो पता है कि टेम्परेरी बेसिस पर हमें यहां पर आना है, टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, और कुछ योगदान देके जाना है अपना। तो संदीप माहेश्वरी ऐसे नखरे नहीं करेगा, वो आ जाएगा और अपना योगदान देके चला जाएगा। लेकिन आप उसे बुलाते नहीं क्योंकि आपकी नीयत में नहीं है। तो नीयत बेसिकली टाइट करना राइट टू रिकॉल का काम है। आगे भैया जी बात समझ। तो ये पहली बात थी कि राजनीति के माध्यम से ही क्यों, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही आपके पास वो वास्तविक पावर आ सकती है जिससे आपको सकारात्मक बदलाव तुरंत कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से। तो जब आप बदलाव की बात करते हो तो जैसे आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, वो एजुकेशन में करते हैं। हम तो नहीं कर रहे ना बदलाव की बात, ये तो बहुत गहरा सवाल हो गया आपका। हम तो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे बदलाव हो, लेकिन हमको नहीं पता है हम कौन होते पता करने वाले। अरे आप हो जिला शिक्षा अधिकारी, आपको पता होना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि आपको भी नहीं पता, तो कैसे जिला शिक्षा अधिकारी हो आप? आपको पता होना चाहिए। और चलो मान लिया आपको नहीं पता है, तो उन लोगों को पता कर लो जिनको पता है, उनको बुला लो। तो आप मेरे से पूछो ही मत कि क्या बदलाव होने चाहिए। ये तो राइट टू रिकॉल का ये फंडा है जो सबसे टॉप का फंडा है, ये ब्रह्मास्त्र है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि आध्यात्मिकता और राजनीति का क्या संबंध है। तो इस संबंध में पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये शब्द अपने आप में बहुत गलत है। राजनीति अपने आप में बहुत ही गलत शब्द है। राजनीति का मतलब कि राज करने की नीतियां, मतलब कोई आदमी किसी के ऊपर राज क्यों करे, इसे राजनीति क्यों बोला जाए? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको कहना चाहिए प्रशासन चलाना, एक मैनेजमेंट है ये, है ना। तो वो मैनेजमेंट, जिस क्षेत्र का मैनेजमेंट जिस आदमी को जितना अच्छे से आता है उसके हाथ में दे दो। वो राजनेता कैसे हो गया? वो आपको आ रही बात समझ? कैसे लोगों को आता है शिक्षा का जो क्षेत्र संभालना आता है इन लोगों को, ये जो है संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, मेरे जैसे लोग, इनको संभालना आता है, इनके हाथ में दे दो, है ना। और जैसे खनिज मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये राहुल चिमन भाई मेहता जैसे लोगों को आता है, पवन जूरी जैसे लोगों को आता है, उनको दे दो, है ना। तो राहुल चिमन भाई मेहता और पवन जूरी जैसे लोगों को आता है कि कैसे डिफेंस मंत्रालय होना चाहिए, चलना चाहिए, कैसे इस देश की सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को पता है कैसे व्यापार होना चाहिए, क्या व्यापार नीतियां होनी चाहिए, तो इन लोगों को दे दो। तो इसमें ये ऐसे थोड़ी ना कोई महामहिम कैसे हो गया ये आदमी, ये तो एक क्लैरिकल पोजीशंस है, ये एक मैनेजमेंट पोजीशंस हैं। आपको आ रही है बात समझ में? तो अब आध्यात्मिकता की बात आ जाती है, तो आध्यात्मिकता से पहले सुपीरियरिटी की बात आ जाती है कि सुपीरियरिटी क्या है। तो सुपीरियरिटी वास्तव में आध्यात्मिकता ही है, लेकिन आध्यात्मिकता की जो परिभाषा है वो बहुत ही गड़बड़ सी है, समाज में वेल डिफाइंड नहीं है, और उसमें काफी कंफ्यूजन्स भी है। इसलिए मैंने एक नया टर्म बना लिया, सुपीरियरिटी। बट बेसिकली सुपीरियरिटी और स्पिरिचुअलिटी एक ही बात है। और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, आप वो देखिए, फोन है आपके पास, फोन ले आइए आप,
YouTube में सर्च कीजिए फ्लावर ऑफ लाइफ एनिमेशन, फ्लावर ऑफ लाइफ एनिमेशन, दिखाइए क्या बन गया। हाँ, तो अभी ठीक है, काफी इतना। तो देखिए शुरू से बताता हूं, बात चल रही है कि राजनीति और आध्यात्मिकता में संबंध क्या है। तो जब हम ये समझना, तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई कि राजनीति सही शब्द नहीं है। सही शब्द बेसिकली प्रशासन होना चाहिए। किसी पर राज करना जरूरी नहीं है, कोई किसी के ऊपर राज करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आ गई आध्यात्मिकता की। उसमें मैंने कहा कि जो आध्यात्मिकता है वही सुपीरियरिटी है, और जो सुपीरियरिटी है वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जो मेरी डेफिनेशन है वो क्या है, उसके लिए मैंने आपको ये फ्लावर ऑफ लाइफ दिखाया। तो फ्लावर ऑफ लाइफ में आपने देखा बेसिकली एक सर्किल था, वो सर्किल शिफ्ट मारा, फिर इस प्रकार से एक और सर्किल बना, फिर वो और शिफ्ट मारते मारते उसने एक फूल क्रिएट कर लिया। ऐसे ही हुआ ना फ्लावर ऑफ लाइफ की एनिमेशन में। और फिर वही सर्किल क्या, और उसके एंड पर जाके शिफ्ट मारा पेरीफेरी पर, वहां से और वो छल्ले बनाता शुरू कर दिया और फूल बनाता शुरू कर दिया। तो पॉइंट ये है कि ये स्पिरिट है, ये जो सर्किल है ये स्पिरिट है। और ये स्पिरिट किस प्रकार से लीलाएं करता है, डायमेंशंस खोल खोल के, कौन कौन से आयाम खोल खोल के जो लीलाएं करता है, जो एक फूल की रचना करता है, उसका ये एनिमेशन है ना। तो बेसिकली आप एक स्पिरिट है, ये एक स्पिरिट है, मैं एक स्पिरिट हूं। तो स्पिरिट ने कौन कौन सी डायमेंशंस खोली हुई है, जो भी आप ये आदमी दिख रहे हैं, और जो भी आपकी साइकोलॉजी, विचारधारा, जो आपकी विजन है, इनसिक्योरिटीज, जो भी कुछ है, ये जो पूरा एक फिल्म बनी है, ये उस स्पिरिट की फिल्म है। ये जो फिल्म चल रही है, जो मैंने बनाई है, ये इस स्पिरिट की फिल्म है तो सेम ही स्पिरिट, लेकिन अलग अलग तरीके से वो ये लीलाएं करता है। जो पुराना वाला अपना कॉन्सेप्ट है, दैट वी ऑल आर यूनिवर्सेस, वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस आवरसेल्व्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, है ना, टू डिफरेंट डिफरेंट एपर्चर्स। तो ये बेसिकली स्पिरिट किस प्रकार से लीलाएं रचता है, उसका एक प्रारूप है, एक नमूना है, एक एनिमेशन है। तो क्या होता है कि जब मैं अपनी लीलाएं रचूंगा तो उसमें मैं देखूंगा, अच्छा बाकी ये बात भी समझने की जरूरत है कि पूरा सहज प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल भी छोटा शब्द है, ये एक डिवाइन प्रोसेस है। जो डिवाइन प्रोसेस होता है वो तो अति नेचुरल होता है। तो जब मेरे को डिवाइन ने बोला कि मुझे इस प्रकार से राइट टू रिकॉल से जुड़ना चाहिए, या फिर इस प्रकार से कानूनों की मांग करनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से पार्षद के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कोट अनकोट पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। हाउएवर अगेन पॉलिटिक्स इज नॉट द राइट वर्ड हियर, बट काम चलाने के लिए बोल रहा हूं कि पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये स्पिरिट है जो अपना सेंटर शिफ्ट कर रहा है और वहां से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझे, आप चंडीगढ़ में थे, आप दिल्ली में थे, तो आपका जो स्पिरिट का सेंटर था वहां था। अब आपने अपने स्पिरिट का जो सेंटर है वो यहां अजमेर में शिफ्ट कर दिया और यहां से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब कहां पर आप कितना एक्सपेंड करते हैं, फिर वो आपकी सुपीरियरिटी की यात्रा है ना। तो जो मेरे अंदर का स्पिरिट था, उसने वो जो भी कुछ पहले लीलाएं कर रहा था, उसने एकदम से शिफ्ट किया अपना सेंटर और एक्सपेंड करना शुरू किया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। बट एक्चुअली वो पॉलिटिक्स तो नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, बल्कि मेरे इस पॉलिटिकल जो मेरी एंट्री है उसके और भी उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि सुपीरियरिटी का प्रचार होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपीरियरिटी के मार्ग के बारे में पता चलना चाहिए, और वे लोग उस पर चलने चाहिए। और वे सब लोग जिन लोगों का प्रमोशन मैंने किया है, जैसे राजीव दीक्षित और राहुल चिमन भाई मेहता, पवन जूरी एटसेट्रा, उनके कंटेंट के बारे में सोसाइटी को पता चलना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए उनकी। क्यों? क्योंकि मेरे ही इलाके में कंप्यूटर की दुकान वाले से मैंने पूछा, जो कि ब्लैक बेल्ट आदमी है, योगा वगैरह भी करता है, कंप्यूटर वगैरह के काम जानता है, मोबाइल वगैरह काम जानता है, मतलब टेक्नोलॉजी से भी अच्छा खासा संबंध रखता है। वो आदमी को मैंने पूछा राजीव दीक्षित कौन है, तो वो बोलता है हाँ वो कॉमेडियन। मतलब वो राजीव दीक्षित के बारे में नहीं जानता, इस इलाके में लोग राजीव दीक्षित के बारे में नहीं जानते। तो अगर मेरे इस प्रकार से राइज करने की वजह से अगर ज्यादा से ज्यादा लोग राजीव दीक्षित के बारे में जान जाएं, राहुल चिमन भाई मेहता के बारे में जान जाएं, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो ये एक वन ऑफ दोस ऑब्जेक्टिव्स है मेरे पॉलिटिक्स में एंटर करने के, है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी हुई कि नहीं भाई, जितनी स्पिरिचुअलिटी गिटार बजाना है, उतनी ही स्पिरिचुअलिटी ये राइट टू रिकॉल का काम करना है।
किस काम को कितना आप निष्काम भाव से कर सकते हैं, सहज रूप से कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है कि वो आप स्पिरिचुअल व्यक्ति होकर कर रहे हैं या फिर माया के अधीन होकर कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि जो भी एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं, जैसे कि केजरीवाल है, मोदी है, शाह है, जो भी है ये सब लोग, तो क्या ये भी स्पिरिचुअल हुए? हां बिल्कुल हुए। क्यों? क्योंकि वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए या लोगों को सुपीरियर बनाने के लिए या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं आए हैं। वो उनकी सुपीरियरिटी, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उनकी स्पिरिचुअलिटी ऐसी है कि गेम कैसे खेला जाए, एक सत्ता का गेम कैसे खेला जाए। दे आर एक्सेप्शनली गुड एट दैट। वो उसके ऊपर बहुत अच्छे हैं, उस क्षेत्र में वे लोग बहुत अच्छे हैं कि सत्ता का गेम कैसे खेला जाए और सत्ता अपने पास कैसे रखी जाए। सत्ता का गेम कैसे खेला जाए और सत्ता अपने पास कैसे रखी जाए, उस गेम में वे लोग बहुत अच्छे हैं। और ये पावर उनके पास आती कहां से है? जितने समाज में लोग मीडियोकर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं चलेंगे, उतने बेसिकली इस प्रकार के शासक खड़े होते रहेंगे और पावर को वे लोग सेंट्रलाइज करते रहेंगे, मतलब अपनी तरफ एकत्रित करके रखेंगे वो, है ना। क्यों? क्योंकि जो समाज है वो अपनी पावर को क्लेम करना ही नहीं चाह रहा है। सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलकर, अपने अधिकारों के बारे में जानकर, जब वो नहीं करना चाह रहा है तो भैया वो लोग बेवकूफ थोड़ी ना है। बेचक्र तो उनके भी जगह है, उनके अंदर विल पावर है। भाई जो बुढ़े आपको संसद में नजर आते हैं, आप उनको हल्के में थोड़ी ना ले सकते हैं। वो बहुत भारी लोग हैं अपने फील्ड के, वो बहुत भारी लोग हैं। कितना ही भ्रष्टाचारी हो, 80 साल का कोई भी जो नेता है वो कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आप उसको और अपने पड़ोसी को तुलना करके देखो कि भ्रष्टाचार के अलावा भी वो आदमी अपने जीवन में कितना अल्फा रहा है, कितना एक्सपीरियंस रहा है, कितनी ठोकरें उसने खाई हैं, क्या उसके मतलब उसका सेल्फ वर्थ कितना रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग रहा है कि वो वहां तक पहुंचा है कि वो 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का गबन कर सके। उस पद तक वो पहुंचा है। उसके लिए कितना उसने कितनी फाइट मारी होगी, है ना। तो उसकी तो 1% फाइट मारने के लिए भी तैयार नहीं है ये समाज। तो ये दो बातें मुझे कहनी थी। सभी आपने कहा कि स्पिरिचुअल है, हाँ, तो आप स्पिरिचुअलिटी में गुड बैड, अच्छा बुरा, ये कैसे डिफाइन होता है? ये आप अपने हिसाब से परिभाषा बना लीजिए। मैंने क्या बना रखी है? मैंने बना रखी है कि मानवता के हित में है कि नहीं, मानवता के हित में है कि नहीं। वो चीज, किसी का आप हक तो नहीं मार रहे हैं, किसी को आप कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को जान से तो नहीं मार रहे हैं। उस दृष्टि से आप बना सकते हैं कि हाँ यार ये कम बुरा है, ये ज्यादा बुरा है। तो यूनिवर्स की नजर से क्या है? यूनिवर्स की नजर से कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये एक गेम है, कोई हारता कोई जीतता है, कभी धर्म की विजय होती है, कभी अधर्म की विजय होती है। सब न्यूट्रल है? न्यूट्रल नहीं कहना चाहिए इस चीज को, अच्छा, बैलेंस कह सकते हो, लेकिन बैलेंस टाइम फ्रेम के ऊपर, इतने सारे वर्षों के अंदर, इतने हजारों लाखों वर्षों के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो सब कुछ बैलेंस्ड है। 2020 में देखेंगे तो बैलेंस्ड नहीं है। 2020 में जो पावर है बेसिकली वो विश्व के शासकों के पास है, बुरे लोगों के पास है। तो उनसे हमें अपनी तरफ लेकर आनी हो पावर को, और अच्छे लोगों के अंदर बांटनी हो सत्ता को। अभी कितना मतलब ये सार्थक होगा, ये कितना सफल होगा, ये हमको पता नहीं, क्योंकि वो पता करना और वो सफल करना उस चीज को, वो कर्म का काम है। हमारा काम कर्म करना है और कर्म में मजे लेना है। हमारा काम कर्म करना है। अब कर्म की डेफिनेशन क्या है? कल मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला कि यहाँ बैठे थे कुर्सी पे, तो आपने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। एक है कि अब ये कर्म की डेफिनेशन क्या है? पता नहीं मुझे, वो तो परिभाषा है। परिभाषा है तो मतलब सबकी अलग अलग हो सकती हैं। इनको पवन जूरी बोलते हैं, लेबल्स। कोई भी कुछ भी लेबल बना ले। कम्युनिस्ट एक लेबल है। अब क्या समझते हैं आप कम्युनिस्ट से, है ना। तो कर्म तो एक लेबल है, कर्म से क्या समझते हैं? मेरे पास कोई परिभाषा नहीं है इसकी। बस मैं फील कर सकता हूं उस चीज को कि ये जो कर्म है, ये पॉलिटिक्स में एंटर करने वाला, ये मेरे द्वारा किसी शक्ति ने कर दिया, तो उसको फील कर सकता हूं मैं। ठीक है।
और ये तो इतना ज्यादा डिवाइन था कि ना इसको मैं कर सकता था, ना मैं इसको होने से रोक सकता था। और अभी भी जो मैं कर रहा हूं, ना मैं इसे कर रहा हूं, ना इसको मैं होने से रोक सकता हूं। तो आज मैंने पॉलिटिक्स के बारे में ये पढ़ा या सीखा, वो ये कि 2012 में यूपी में इलेक्शंस हुए थे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कन्नौज। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव, उसकी जो बीवी है डिंपल यादव, उसको खड़ा किया गया था। और उसके विपक्ष में ना कांग्रेस का कोई कैंडिडेट था, ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट था, ना बसपा का कोई कैंडिडेट था, और कोई भी कैंडिडेट नहीं था, ना कोई निर्दलीय कैंडिडेट था। तो राहुल चिमन भाई मेहता ने इस बात को एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का भ्रष्टाचार बताया है कि वहां पर पहली बात तो अखिलेश यादव ने सबको पैसे खिला कर सबको बिठा दिया कि भाई ये मेरी बीवी खड़ी हो रही है, तो इसके अपोजिशन कोई जाना नहीं। और या तो पैसे खिला दिए या फिर कोई पॉलिटिकल सेटिंग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि भाई तुम्हारी पार्टी का आदमी प्रेसिडेंट बनने वाला है तो हम वहां पे सपोर्ट कर देंगे, यहां पर तुम अपना कैंडिडेट खड़ा मत करना। आ रही बात समझ में? ये सेटिंग कि भाई तुम्हारी पार्टी का आदमी प्रेसिडेंट बनने वाला है तो वहां पर हम आपको सपोर्ट कर देंगे, यहां पर हमारी जो बीवी है, ये जो मेरी बीवी है, उसके अपोजिशन में आप किसी को खड़ा मत करो अपनी पार्टी से। तो इस प्रकार सारी पार्टियों को कोई तो सेटिंग करके या फिर पैसा खिला के या फिर डरा के धमका के बिठवा दिया। और जो निर्दलीय आए नामांकन भरने के लिए, उन लोगों की शिकायत रही कि भाई कलेक्टर उन्हें फॉर्म नहीं दे रहा है, और जो भी कोई आदमी किसी और तरीके से फॉर्म लेकर आकर भरकर उसको मतलब नामांकन भरने की कोशिश कर रहा है, वहां पर गुंडे आकर उसको डरा रहे, धमका रहे। ठीक है, तो बाद में एसपी ने अपने ही दो आदमियों से, अपने ही दो मतलब कह सकते हो गुंडों से, दो निर्दलीय की फार्म भरवा दिए ताकि वो दुनिया को ही बता सके, मतलब ऊपर ये जवाब दे सके कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे यहां, निर्दलीय देखो आ रहे हैं। और जिस दिन लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उसी दिन को वो दो निर्दलीयों ने अपने हाथ खींच लिए, उन्होंने अपना नामांकन कैंसिल कर दिया, वो लोग बैठ गए। तो इस कारण से जो डिंपल यादव है वो अनअपोज्ड जीत गई, अनअपोज्ड जीत कर बेसिकली एक इतिहास रच दिया। तो ये जो पूरा मामला है इसको इलेक्शन कमीशन का भ्रष्टाचार बताया जाता है। राहुल चिमन भाई मेहता ने बताया था। ये बात आज मैंने सीखी पॉलिटिक्स।